हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग ब्रेन्स। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि एक लंबा गैप हो गया है हमारे बीच में, हमारे वीडियोस के बीच में। उसका कारण था कि मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था, मुझे टाइम नहीं मिल पाया और कुछ पर्सनल इश्यूज़ रहे। लेकिन एक तरह से ये अच्छा ही हुआ क्योंकि आपको इस बीच में मौका मिला हमारी पुरानी वीडियोस को देखने का, उनसे हिस्ट्री को लर्न करने का। हिस्ट्री में इंटरेस्ट आपका क्रिएट होना शुरू हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होंगी हमारी वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें उनको, और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्पिंग ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन भी इसको प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन से क्या होगा कि नोटिफिकेशन है आने वाली वीडियोस की, वो सभी आपको मिलती रहेंगी। आपको पता लगता रहेगा हमने कौन कौन सी नई वीडियोस अपलोड की हैं। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसे कि फ़िलासफ़ी हुआ, करंट अफेयर्स में भी हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। उसके अलावा क्वांट और एप्टीट्यूड की बात, जो जितने भी लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड किए जा रहे हैं ना। इस हिस्ट्री के लेक्चर के साथ साथ हमने शुरू किया है एक आर्ट एंड कल्चर वाला भी। तो आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस भी हम साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। तो ताकि, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का इसलिए अलग से ले रहा हूँ क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक वास्ट टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। हिस्ट्री के साथ उसको कवर हम हिस्ट्री की स्लाइड्स में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से उसको हम कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको समझने के लिए बिना उसके हम अपनी कंट्री की हिस्ट्री, अपनी कंट्री की ज्योग्राफी, अपनी कंट्री का कल्चर हम नहीं समझ सकते। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतनी वास्ट कंट्री है इंडिया कि हर जगह कल्चर, बहुत थोड़े से डिस्टेंस पे कल्चर चेंज होता है जिससे क्या होता है, आर्ट फॉर्म्स जो हैं उनमें वेरिएशन आने लगता है। तो उस करके हम लोग जो है धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी सारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, एक इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपने हिस्ट्री के सफ़र में, मैं चाहता हूँ एक पुराना हल्का सा छोटा सा एक रिकैप कर लें। हम एक थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। दोस्तों, हम लोग मगध किंगडम तक शुरू हम कर चुके हैं एंशियंट इंडिया में। एंशियंट इंडिया में जो मगध किंगडम तक हम शुरू कर चुके हैं, तो वहाँ तक आने के लिए हमने क्या पढ़ा? हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने पढ़ा स्टोन एज पढ़ी। स्टोन एज के बाद में फिर हमने जो है कॉपर एज पढ़ी, कॉपर एज, मेटल एज। उसके बाद में हमने हड़प्पा कल्चर पढ़ा। हड़प्पा कल्चर के बाद में हमने महाजनपद पढ़े। महाजनपद में ही हमने देखा किस तरह से मगध किंगडम जो थी एक सेंट्रलाइज्ड किंगडम की तरह इसने एक रोल प्ले किया, सबसे पावरफुल किंगडम बनी। और पावरफुल किंगडम बनने के बाद में हम यहाँ पे हमने देखा, क्योंकि जो है ये एक मोनार्क थी, तो मोनार्क में किस तरह से जो है पॉलिटिक्स चेंज होती रही, नए नए शासक आते रहे और उन शासकों ने किस तरह से राज किया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मगध किंगडम के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट राजा की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले हमारा नाम हमारे सामने जिक्र आता है बिंबिसार का। बिंबिसार ने बहुत बड़ी सेंट्रलाइज्ड पावर जो थी वो अपने अक्यूमुलेट की और बहुत बड़े एक साम्राज्य को, बहुत बड़ी एक एम्पायर को रन किया। उसके बाद उनके बेटे थे अजातशत्रु, जिन्होंने उनको हत्या कर दी थी बिंबिसार की। और बिंबिसार की हत्या करने के बाद में फिर अजातशत्रु ने मगध पे रूल किया, मगध पे शासन किया। ठीक है, अब ये था हमारा बिंबिसार। और अजातशत्रु के बाद में एक नया वंश आया जिसको हम कहते हैं शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद में नंद डायनेस्टी आई। नंद डायनेस्टी में हमें सबसे पहला जो रूलर था वो महापद्म नंद था। महापद्म नंद जो था एक बहुत जो है स्ट्रॉन्ग रूलर था, बहुत उसकी सेंट्रलाइज्ड पावर थी। अभी तक हम देख रहे हैं कि मगध किंगडम इसीलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल थी क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड पावर थी और बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करते थे। तो नंद ने भी वो चीज़ कंटिन्यू की। नंद ने एक्चुअली एक्सपेंशन और ज़्यादा किया मगध का, और मगध जो है बढ़ती चली गई, मगध का जो एरिया बढ़ता चला गया। और उसके अलावा उसके बाद में क्या हुआ कि जो नंद डायनेस्टी का सेकंड जो रूलर आया महापद्म नंदा के बाद, वो था धनानंद। धनानंद जो है उसको बड़ा ही बदनाम रूलर हिस्ट्री में कहा गया है। बहुत ही जो है उसके बारे में सही अच्छी बातें नहीं लिखी गई हैं। वो भी एक सेंट्रलाइज्ड रूलर था, सेंट्रल पावर में यकीन करता था। उसके टाइम पे आर्मी बहुत बड़ी थी, उसकी जो है
बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत फ्लरिश मगध किंगडम पे उसने राज किया, ठीक है। और उसके सामने उसके उसके ही काल में ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान ने इन्वेजन किया भारत में और पंजाब एरिया जो है, सिंध के जो पश्चिम, सिंधु नदी के जो पश्चिम का जो क्षेत्र है, यानी कि वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर, वो जो एरिया है वहाँ पर वो उसकी जो है पंजाब का रूलर था पोरस, उसके साथ में युद्ध हुआ, बहुत अच्छा लड़ाई हुई, बहुत अच्छी एक वार हुई, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मतलब इम्प्रेसिव तरीके से वो वॉर लड़ी गई। जो पंजाब का रूलर उस समय था पोरस, उसके द्वारा उससे बहुत ज़्यादा अलेक्जेंडर इम्प्रेस हुआ। अलेक्जेंडर की कहानियों में हम देखेंगे, ग्रीक जो स्टोरीज़ हैं उनमें बहुत अच्छे से जिक्र इनका दिया हुआ है, और उसमें ये भी बताया गया है कि किस तरह से अलेक्जेंडर उस युद्ध के बाद में, क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी और उतनी उसकी आर्मी उतनी ज़्यादा मतलब जो है बढ़ गई थी, और उतनी ज़्यादा जो है उनका मॉरल जो है वो डाउन हो गया था बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से इन्होंने वहाँ से बैक ट्रैक करना शुरू किया और अपने जो उस मूवमेंट को, उस मिशन को वहाँ रोक दिया और वापस जाने लगे, ठीक है ना। और रास्ते में ही सिकंदर की मौत हो गई थी, ये भी कहा जाता है। इसके अलावा एक बात ये भी है कि इसी क्रम में एक बात ये है कि एक टुकड़ी जो थी सिकंदर की सेना की, जिसका कमांडर जो था वो सेलेकस निकटर था, वो उसने अपनी इस मिशन को कंटिन्यू रखने का जो है डिसीजन लिया, और अपनी खुद की लीडरशिप में एक टुकड़ी को वो आगे लेकर गया, और वो सिंधु घाटी के ईस्ट तक आ गया, और मगध तक भी वो आया। मगध तक आने से मगध जो है वो मगध तक पहुंचने ही वाला था, तभी नंद डायनेस्टी की जो है, नंद जो आर्मी है उसके साथ उसकी जो है वो झड़प हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें कि वो हार गया था, ठीक है। ये एक पूरी कहानी है। अब इसमें कहानी में मैं आगे एक कहानी और जोड़ता हूँ, साइड बाय साइड पैरेलली ये चीज़ चल रही थी। उससे जस्ट कुछ समय की बात है, जब सेलेकस जो है जो इन्वेट करने वाला था, मगध के पास जो है वो आने वाला था, तो उस समय एक खबर उड़ी पूरे मगध में कि सिकंदर की सेना जो है वो मगध में आ रही है धीरे धीरे, और मगध में वो घुसपैठ करने वाली है, मगध में जो है वो इन्वेट करने वाली है, जिसके कारण उस समय एक महान गुरु हुआ करते थे चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, जिनको हम कहते हैं, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। कई सारे लेजेंड्स में कुछ टेक्स्ट उनको एक काल्पनिक पात्र मानती हैं, एक आर्टिफिशियल, एक क्रिएटेड एक कैरेक्टर मानती हैं, जो कि ओरिजिनली था नहीं, लेकिन कुछ लेजेंड्स उसको रियल मानती हैं। तो ये भी एक कहानी वो है, लेकिन इसके बाद में इसके पीछे की कहानी, हिस्ट्री का ये है कि चाणक्य जो है, जो धनानंद था उसकी कोर्ट में गए थे, उन्होंने उसको बोला कि आपको जो है वो ग्रीक जो आर्मी है अलेक्जेंडर की, उसको रोकना चाहिए, और अपनी सेना को, अपने जो स्टेट को है उसको बचाना चाहिए आक्रमण से। और उन्होंने उसको एडवाइस किया, जिसको कि बहुत ही ब्रूटल वे में धनानंद ने रिफ्यूज़ किया, और रिफ्यूज़ होने के बाद में उसकी जब ईगो हर्ट हुई, तो उसने फिर जो चाणक्य था, उसने ये प्रण लिया कि मैं इसका धनानंद का, नंद वंश का जो है समाप्त करवा दूंगा और इसको हरा दूंगा। और उसी क्रम में उसी अपने रिवेंज को लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एज अ रूलर तैयार किया, और बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा भी दिया था। ये कहानी मैंने छोटा सा रिकैप एक कहानी के तौर पे आपको बताया है। अब इसके फैक्ट्स हम जानेंगे। इसको आप, मुझे लगता है कि आपको एक नॉलेज मिल गई होगी, हम आपको पता लग गया होगा किस क्रम में हम जा रहे हैं, किधर किस साइड में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसी क्रम में चलिए शुरू करते हैं अपने हिस्ट्री का सफ़र आगे। हम यहाँ से बढ़ते हैं, शुरुआत में हम करते हैं नंद की जो है, नंद वंश की जो है, नंद डायनेस्टी का जो है थोड़ा सा एक और रिकैप में हम देख लेते हैं क्या है। नंद जो है बहुत ही जो है रिच और पावरफुल थे नंद डायनेस्टी। इनकी जो आर्मी थी उसमें 2 lakhs जो है इन्फेंट्री थी, 60,000 जो है वो कैवेलरी थी, एंड 3,000 से 6,000 जो है वो वॉर एलिफेंट्स थे इनकी आर्मी में। ये पहली एक किंगडम थी, पहला एक रूल था, पहला एक समय था जिसमें कि एलिफेंट्स को, हाथियों को युद्ध में इस्तेमाल किया गया था।
एलिफेंट्स का वॉरफेयर में यूज़ किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है। अब इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छे टैक्सेशन सिस्टम की हमें ज़रूरत थी, जो कि पहले से ही एग्जिस्ट था। बिंबिसार अजातशत्रु के टाइम से ही हमने देखा कि एक बहुत अच्छा टैक्सेशन सिस्टम चल रहा था, और यहाँ पर भी वो मेंटेन था। टैक्सेशन की जो रेट है वो बढ़ती चली गई पब्लिक पर जो टैक्स की रेट बढ़ती चली गई, तो जाहिर सी बात है इसको यही कहा जाएगा कि पब्लिक खुश नहीं रही होगी उस समय, तो इसीलिए ये बदनाम थे पब्लिक में भी। ठीक है, उसके बाद की हम बात करते हैं तो ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम ये हमारे पास एक कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि नंद कैसे किस तरह से राज्य किया नंद ने। ठीक है ना, स्पेशली धनानंद की बात हम करते हैं तो ठीक है। अब ये जो पीरियड है चल रहा है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये कल्चर बेसिकली, ये पूरा जो कल्चर है, इस कल्चर को एक हम अर्बनाइजेशन, अगर हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर हम देखें तो इस पूरे कल्चर में हमें ये NBPW बहुत ज़्यादा हमें मिले हैं। ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इनकी एविडेंसेस बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो इस पूरे कल्चर का नाम, पूरे पीरियड का नाम जो है NBPW के तौर पे ये भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये अर्बन आयरन एज है इंडियन कल्चर की, अर्बन आयरन एज। इसको 700 to 200 BC का पीरियड हम मान के चल रहे हैं। ये पीरियड जो है कोइंसाइड करता है मगध किंगडम से, ठीक है, और दूसरे महाजनपद से। ये वही पीरियड है जब ये महात्मा बुद्ध और जो है हमारे महावीर स्वामी, इन दोनों का पीरियड था, तो वो भी कोइंसाइड करता है इसी पीरियड से। ठीक है ना, इसका जो है डेवलपमेंट जो है 700 BC से शुरू हो गया था, ऐसा बोला जाता है, जो कि लेटर वैदिक पीरियड को कहा जाता है। और 500 से 300 BC तक ये जो है पीक पे चला गया। और इसके जो अभी रिसेंट जो हमें मिलते हैं प्रमाण, वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं, बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से मिलते हैं। और वो बिलोंग करते हैं, जो एविडेंसेस जो मिले हैं वो 1200 BC से बिलोंग करते हैं। तो देखिए इस पूरे कल्चर को कितना लंबा चौड़ा हम मान के चल सकते हैं कि कितना पुराना कल्चर ये रहा है। ठीक है, इसकी खास बात क्या है कि बहुत ही फाइन मटेरियल है, बहुत ही शाइन कर रहा है। ये देखिए ब्लैक कलर की है, शाइनिंग, बहुत शाइन है। देखिए अभी भी इतने पुराने होने के बाद भी कितना शाइन कर रहा है ये। सोचिए जिस समय ये यूज में होगा या जिस समय नया बना होगा, उस समय क्या इसकी स्थिति रही होगी। तो ये शाइन करता है, बहुत ही फाइन मटेरियल है और ब्लैक कलर का है, बहुत अच्छा दिखता है। और ये ही वो पीरियड है जिसमें मेटल मनी की जो है वो शुरुआत हो गई थी। ये वो पीरियड है जब जो है मेटल मनी हमारी यूज होनी शुरू हुई थी। और ये पीरियड जो है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का पीरियड भी था, जैसे कि हम पहले कह चुके हैं। ठीक है ना, तो और इस पीरियड को हड़प्पा कल्चर के बाद का जो सेकंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं। हड़प्पा कल्चर को पहला अर्बनाइजेशन बोलते हैं, और सेकंड अर्बनाइजेशन जो है वो यही पीरियड है जिसको हम NBPW बोलते हैं, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, प्लीज़ इनको नोट करके चल दें और इनको जो है अच्छे से याद कीजिए, याद रखिए इनको। ठीक है, अब इसके बाद में हमने जिस तरह से मैंने बताया था कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने एक तरह से एक रूलर के तौर पे तैयार किया, एक योद्धा के तौर पर, एक राजा के तौर पर तैयार किया, ताकि वो धनानंद को हरा सके और धनानंद की जो एम्पायर है उसका जो राज है उसको खत्म करके एक नई डायनेस्टी की शुरुआत कर सके। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो, उनको अगर हम देखें, क्योंकि उस समय ग्रीक जो है इन्फ्लुएंस हो गया था मगध पे, ग्रीक जो है वो उनके साथ में काफ़ी रिलेशन एस्टैब्लिश हो गए थे मगध किंगडम के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें, ग्रीक जो हमें टेक्स्ट मिलते हैं, ग्रीक जो एविडेंसेस मिलते हैं, जो बुक्स मिलती हैं, उनमें हमें बहुत ज़्यादा हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलती हैं बातें, उनके इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सैंड्रोकोटस, ग्रीक जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बोला है सैंड्रोकोटस, ये नाम प्लीज नोट कर लें, सैंड्रोकोटस इज चंद्रगुप्त मौर्य ओनली। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, सेलेकेटस निकटर को हरा दिया 305 BC में, है ना, और अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया।
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको नोट डाउन करें कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 में इन्होंने धनानंद को हराया, अपनी जो है एक एम्पायर, नई एम्पायर इस्टेब्लिश की। उसके बाद 305 बीसी में 305 बीसी में इन्होंने जो है सेलेकस निकेटर को हराया। और सेलेकस निकेटर ने क्या किया, इसके कंपेंसेशन में लगभग 500 एलिफेंट्स जो हैं, वॉर एलिफेंट्स, वो इनको दिए। अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इनको दिया। उसके अलावा इनके साथ मैरिज अलायंस भी की, जिसमें अपनी सिस्टर की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में सेलेकस ने की। ठीक है, ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि इनका जो एरिया था चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एम्पायर, जो मौर्य साम्राज्य इस्टेब्लिश किया था, मौर्य एम्पायर इस्टेब्लिश की थी, उसका जो एरिया था वो एरिया ईरान में, वेस्ट में ईरान से लेके ईस्ट में बंगाल तक, और नॉर्थ में कश्मीर से लेके साउथ में नॉर्दर्न कर्नाटका तक का एरिया पूरा, ये इनका कवरेज थी एरिया की। ठीक है, अब इनके बारे में जो हमें मिलता है, साउथ कॉन्क्वेस्ट का जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि साउथ में जब ये नॉर्दर्न कर्नाटका इन्होंने जीता था, उसकी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो तमिल लिटरेचर है अहनानूरू एंड मुर्ननूरू, अहनानूरू एंड मुर्ननूरू। तो इन लिटरेचर से हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ नॉर्दर्न कर्नाटका को ऑक्यूपाई किया था। ठीक है, उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की बात हम और डिटेल में अगर करेंगे तो जैसे हम पहले कह चुके हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, जो ये तीनों एक ही थे, इनके गुरु थे, इन्होंने इनको ग्रूम किया। ठीक है, और 25 साल की एज में चंद्रगुप्त ने धनानंद को हरा दिया और मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश करी। ठीक है, अब कौटिल्य की बात हम करें, क्योंकि अगर चंद्रगुप्त की हम बात करेंगे तो कौटिल्य के बारे में बिल्कुल बिना उसके हम चंद्रगुप्त का जो मौर्य एम्पायर है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर हम कौटिल्य की बात करेंगे तो कौटिल्य बहुत उस समय के इम्पोर्टेंट जो है शख्सियत थे, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी। और इनको आज तक भी टैग किया जाता है, आपने देखा होगा फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया पे इनको टैग कर करके अलग अलग कोट लिखी होती हैं, और ऐसा दिखाया जाता है कि जो कौटिल्य ने कहा है, और तो कौटिल्य ने कहा है क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल, हम जो है आज तक उनको आइडल मान के देखते हैं, एक जो किस तरह से राज्य चलाना चाहिए उसका एक, हम उनको आइडल मान के चलते हैं इनकी बातों को। तो उस तरह से कोशिश की जाती है आज भी। तो इसका मतलब क्या है कि आज भी ये बहुत पॉपुलर है एज अ शख्सियत, एज अ पर्सनैलिटी। तो ये कौटिल्य की हम बात करेंगे तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र बेसिकली क्या था, ये स्टेट्स क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रेटेजिक का एक बहुत बढ़िया जो है वो बुक है, बहुत बढ़िया एक वर्क है, और ये संस्कृत में लिखा हुआ है। और ये मान के चलें कि ये बेसिकली 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में ये लिखा गया है। तो इतने जो है लंबे पीरियड में जाहिर सी बात है किसी एक शख्स ने नहीं लिखा होगा, ये इसको अलग अलग लोगों ने मिलकर पूरा तैयार किया होगा। लेकिन क्योंकि इसमें पूरे आइडियाज़ जो थे वो कौटिल्य के थे, इसलिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र को कहा जाता है। ठीक है ना, और इसको जो है रीडिस्कवर किया गया 1905 में आर श्यामा शास्त्री ने, और 1909 में इन्होंने इसको पब्लिश किया। उसके बाद में इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई पहली बार वो 1915 में हुई। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लें। ठीक है ना, जैसे कि हम पहले ही बोले कि एक बहुत क्लासिकल जो है ये वर्क है जो स्टेट्समैन के लिए, स्टेट्स। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम बता देंगे कि इन्होंने क्या क्या, इन्होंने सोशल वेलफेयर के जो इश्यूज़ हैं उनको एक्सप्लोर किया है इस बुक में, इस पूरे वर्क में। और जो है सोसाइटी की कलेक्टिव एथिक्स के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा जो है फैमिन के समय में, एपिडेमिक के टाइम में एक राजा को किस तरह से अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, वो सब बातें इसमें लिखी गई हैं। पब्लिक प्रोजेक्ट्स किस तरह से शुरू करने चाहिए, किस तरह से करने चाहिए, वो उसमें उसका ध्यान है। और किस तरह से जो वॉर विक्टिम्स होते हैं, फैमिन विक्टिम्स होते हैं, एपिडेमिक विक्टिम्स होते हैं, उनके ऊपर टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट करना चाहिए। ये सब बातें इन्होंने बड़े ही विस्तार में लिखी हैं, बड़ी ही डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव वे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है,
उसके अलावा कौटिल्य की जो है एक सप्तांग थ्योरी है। सप्तांग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, पूछी जाती है, पूछी गई है, तो प्लीज इसको नोट डाउन करें। सप्तांग थ्योरी बेसिकली क्या कहती है कि एक जो राज्य है, एक राज्य जो होता है, एक स्टेट जो होती है, गवर्नेंस जो होती है उसकी, उसके बेसिकली 7 एलिमेंट हैं। इन उस समय ये लिखी गई थी, याद रखिएगा, उस समय मोनार्क था, रिपब्लिक नहीं था मगध। तो मगध एज अ मोनार्क इन्होंने लिखा था ये। तो आज हम इसको बिल्कुल वैसा नहीं उतार सकते जैसा कि उस समय कहा गया है। ये हम इसके रेफरेंसेस ले सकते हैं, क्या प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एक मोनार्क के रूल में लिखी गई है, तो मोनार्क के रूल में आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। अब इन्होंने मोनार्क की बात की है, तो उसके 7 एलिमेंट होते हैं। तो सबसे जो टॉप एलिमेंट, जो टॉप प्रायोरिटी का एलिमेंट होता है, वो होता है किंग खुद। जो राजा जो होता है, स्वामीन उसको बोलते थे, वो खुद एक सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है सप्तांग थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, तो किंग, अगर हम इसको देखेंगे, जो आज के टाइम में हम, जैसे हमारी डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में ये किंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा। इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ टेरिटरी हो जाएगी, जनपद हो जाएगा। जनपद में हमारे पास बेसिकली जन भी होता है, जन के साथ साथ मतलब टेरिटरी और उसके अंदर रहने वाले सब लोग हो जाते हैं। जैसे हम जो है डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो पीपल जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, अगर हम डेमोक्रेसी में बात करेंगे, तो यहाँ पे इसको जो है जनपद को हम ऊपर ले जाएंगे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम उस समय के सप्तांग थ्योरी की बात कर रहे हैं, सप्तांग थ्योरी में हम देखते हैं कि किंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सप्तांग थ्योरी का। किंग के बाद में जो नेक्स्ट प्रायोरिटी आती है वो आती है अमात्यास की। अमात्यास बेसिकली मिनिस्टर और ऑफिसर्स जो होते थे, उनको जो है कलेक्टिवली अमात्या बोला गया है। और इनका जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट रही क्योंकि राजा, सबसे पहले देखिए, राजा अगर स्ट्रांग होगा तो वो क्या है, राजा कैपेबल होगा, स्ट्रांग होगा, तो वो नीचे उसकी बात सुनी जाएगी। मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स जो है उसकी बात सुनेंगे, तो क्या होगा कि कभी भी कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी कोर्ट में। ठीक है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम हुआ है, क्योंकि राजा स्ट्रांग हुआ है तो या तो उसने घोड़ ओवर कर दिया है, सबको सब कुछ अपने हिसाब से चलाया है। अगर ऐसा नहीं है, राजा वाइज भी हुआ है और स्ट्रांग भी हुआ है, दोनों तरह से अच्छा है, तो वो फ्लरिश किया है पूरा स्टेट। ठीक है, उसी तरह से सेकंड प्रायोरिटी पे जो मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स हैं, अमात्यास जिनको हम कह रहे हैं, वो अमात्यास जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे कि राजा अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है इनकैपेबिलिटी के हिसाब से, या कुछ अमात्यास की नीयत खराब हो, मतलब उनकी इंटेंशन ही ना हो वो, तो उस केस में भी जो है वो मतलब पूरा जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, और पब्लिक तक या जो एक्चुअल में जो उसका प्रोजेक्ट बन है उस पर जो है वो पूरी तरह से ग्राउंड रियलिटी में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट की जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई कि इसके लिए राजा को ध्यान रखना है कि उसके जो अमात्यास हैं वो मतलब उसके प्रति वफादार हो, उसके जो है वो स्टेट के बारे में सोचें, उसके राज्य के बारे में सोचें, पर्सनल इंटरेस्ट उनके ऊपर हावी ना हो, और कॉन्स्पिरेसी ना हो कोर्ट के अंदर। तो ये सब चीज़ें राजा को इंश्योर करनी पड़ेंगी। उसके बाद में जब ये दोनों चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी, किंग की हेल्थ, किंग की विजडम, और किंग की जो है सब कुछ, पर्सनैलिटी, उसकी इंटेंशंस, वो सारी चीज़ें जब, और उसके बाद में अमात्यास की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अमात्यास की जो इंटेंशंस हैं, ठीक है, वो सब, अमात्यास की भी विजडम, ये सब जब दोनों चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी, तो तीसरी प्रायोरिटी पे हम चीज़ आते हैं जो जिसको हम बोल रहे हैं जनपद या टेरिटरी। तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है, टेरिटरी के अंदर हम देखते हैं कि अगर सब दोनों चीज़ें इंश्योर की जा रही हैं, तो तीसरी जो प्रायोरिटी हमारी जनपद है। जनपद के अंदर सब लोग जो हैं वो खुश होने चाहिए, जनपद के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से चलनी चाहिए। ठीक है ना, व्यापार हमारा अच्छे से चलना चाहिए जनपद के अंदर, जनपद के अंदर ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, जनपद के अंदर हेल्थ सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक को जो है पूरी तरह से कोई परेशानी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए जनपद के अंदर, टेरिटरी के अंदर। ये सब चीज़ें, तीनों चीज़ें हमें इंश्योर करनी है।
ये जब तीनों चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी तो हमारे पास जो फोर्थ प्रायोरिटी की चीज़ है वो है दुग। दुग मतलब दुर्ग, दुर्ग मतलब फोर्ट। तो जब ये चीज़ें इंश्योर है, हमारी तीनों चीज़ें जो है हम इंश्योर कर पा रहे हैं कि हमारा राजा भी अच्छा है, हमारे मात्याज भी अच्छे हैं और हमारे जनपद भी, उसमें सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा है। तो तीसरी चौथी चीज़ होती है कि हम उसका फोर्टिफिकेशन करें अपनी टेरिटरी का। फोर्टिफिकेशन से क्या होगा कि वो एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल जो भी हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है उससे वो प्रोटेक्शन देगा। तो हमें अपने अपनी जो जो टेरिटरी है, जो जनपद है, उसको प्रोटेक्ट भी करना है। फिर तो ये दिस इज द फोर्थ प्रायोरिटी। देखिए किस तरह से उन्होंने बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। पहले तीन चीजें हमें प्राइमरीली तौर पे जो है, प्राइमरीली हमको वो इंश्योर करनी है, उसके बाद ही हम उसका फोर्टिफिकेशन की बात करेंगे। आजकल हम देख सकते हैं कि जो आजकल की जो गवर्नमेंट्स चल रही हैं बहुत सारी जगह पर, लोग फोर्टिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए हम उसको नीचे ले आए प्रायोरिटी में। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं की जा रही हैं, बट वो प्रायोरिटी में नीचे आ जाती हैं। तो इससे भी नुकसान होता है, इसीलिए हमारी चीज़ें बहुत सारा अच्छे से नहीं चल पाती हैं। उसके बाद में जो फिफ्थ, जो हमारे पास जो एलिमेंट है, जो फिफ्थ प्रायोरिटी पे है, वो है कोश। मतलब जब हमने सारी चीज़ें अपनी कर ली हैं और फोर्टिफिकेशन भी हो गई है हमारी, तो उसके बाद हम अपना कोश देखेंगे, खजाना देखेंगे, ट्रेजर देखेंगे। जो सरकारी खजाना है, जो राजघराना है, खजाना है, उसको देखेंगे। ठीक है, जब हमारे पास ये पांचों एलिमेंट इंश्योर हो जाएंगे कि अच्छे से चल रहा है सब कुछ, तो हम बल पे ध्यान देंगे, यानी कि आर्मी पे ध्यान देंगे। ठीक है, हम आर्मी का एक्सपेंशन करेंगे। हम सारी चीज़ें अच्छी, हम पब्लिक पे पैसा खर्च कर चुके हैं, पब्लिक जो है हमारी खुश है। तो हम देखेंगे कि हम आर्मी को अब नए नए हथियार दें, ताकि ताकि हो क्या कि वो हम जो है अब एक्सपेंशन के बारे में भी सोच सकते हैं अपनी टेरिटरी को। ठीक है, एक्सपेंड नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है डेवलप नहीं करेंगे, सिकुड़ते रहेंगे। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जनपद के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, रिसोर्सेज की शॉर्टेज पड़ जाएगी। तो हमें एक्सपेंशन करना है, तो आर्मी हमें चाहिए। तो आर्मी को हमें बहुत इंपॉर्टेंट देनी है, लेकिन उससे पहले हमें 5 और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले इंश्योर करनी है। तो छठे नंबर की जो प्रायोरिटी हमारी है वो है आर्मी। और 7वें नंबर की जो प्रायोरिटी है वो है फ्रेंड, मित्र। जब हमने सब कुछ इंश्योर कर लिया है, उसके बाद में हमें क्या इंश्योर करना है, हमें फिर देखना है कि हमारी जो एडजेसेंट स्टेट्स हैं, हमारे जो फ्रेंड स्टेट्स कौन कौन सी हैं, हमें फ्रेंडशिप बढ़ानी होगी। क्योंकि हम अपने पड़ोसियों से युद्ध नहीं कर सकते, हम हमेशा युद्ध में नहीं रहेंगे। हम कभी भी पड़ोसी, ना हमारा पड़ोसी चैन से रहेगा ना हम चैन से रहेंगे। तो हमें अपने मित्र बनाने होंगे। ठीक है, तो वो मित्रता जो है उसको हमें सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर है 7 एलिमेंट में, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने एक जो है 7 एलिमेंट थ्योरी कौटिल्य ने किस तरह से बनाई, जिसके हिसाब से पूरी मौर्य साम्राज्य में आगे तक भी यही पूरा एक जो इसी थ्योरी को रेफरेंस लेके राज्य चलाए गए हैं और साम्राज्य चले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कोर्ट की बात करें, न्याय की बात करें, जुडिशियल सिस्टम की बात करें मौर्य एम्पायर के, मौर्य साम्राज्य के, तो उसमें हम देखेंगे 2 तरह की कोर्ट्स का जिक्र है। एक है धर्मस्थीय और दूसरी है कंटक सुधना। धर्मस्थीय बेसिकली सिविल कोर्ट है, जिसमें कि सिविल केसेस, जैसे आज हम देखते हैं सिविल कोर्ट में जो सिविल केसेस जो लड़े जाते हैं, उसी तरह से धर्मस्थीय में सिविल कोर्ट्स लड़े जाते थे। और दूसरी है कंटक शोधना, जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट। आज की डेट में हम देखेंगे तो क्रिमिनल कोर्ट जो है वो उस समय कंटक शोधना कही जाती थी। ठीक है, इसके अलावा जो चीफ जस्टिस है जो, उसको हम धर्म अधिकारिन बोलते थे। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पूरा का पूरा जो है वो हमने पढ़ा अभी। उसके अलावा जो हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कि हमें जो है बंगाल कंक्वेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, कि बंगाल को जब उन्होंने जीता था, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अशोक के ब्रह्मी इंस्क्रिप्शंस हैं महास्थान बांग्लादेश में, उससे मिलती है। यानी कि बांग्लादेश में एक जगह है महास्थान, वहाँ पे अशोका ने एक इंस्क्रिप्शन इस्टेब्लिश करा था, जिसमें कि हमें जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल कैसे कैसे उस पर ऑक्यूपाई किया, कॉन्क्वेस्ट किया। ठीक है ना। अब
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, जब हम जैनिज्म पढ़ा था, जैनिज्म की जो असेंबलीज पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे असेंबली हुई थी। उस असेंबली में, उसी पीरियड में मगध में बहुत बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद में क्या हुआ कि उस असेंबली में जो जैन जैन फॉलोअर्स थे, जिनास जो थे, वो दो पार्ट में जो है वो बट गए थे। एक का कहना ये था कि हम, क्योंकि यहाँ रहने लायक नहीं है जगह, तो हमें यहाँ से जाना चाहिए, और दूसरे ये कह रहे थे कि हमें यहीं रहना चाहिए और अपने जैन धर्म को उसी तरह से हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अब जो लोग पलायन करने के, जो माइग्रेट करने की फेवर में थे, उनका जो लीडर था वो था भद्रबाहु, और जो लोग पलायन करने के, माइग्रेट करने के मूड में नहीं थे, वहीं स्टे करने के मूड में थे, उनका लीडर था स्थूलभद्र। तो जो भद्रबाहु था, उसने चंद्रगुप्त को जैनिज्म एक्सेप्ट करने दिया। उन्होंने उनको टीच किया, उन्होंने उसको जो है जैनिज्म पढ़ाया, और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अपना लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। उसी उसी जो असेंबली के बाद में, जैन असेंबली के बाद में, जो जो लोग भद्रबाहु के साथ जो है पलायन करके साउथ में गए थे, साउथ में मैसूर में गए थे। मैसूर में एक जगह है स्वर्ण बेलागोला, तो स्वर्ण बेलागोला में ये लोग गए थे, तो इनके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी गए, और वहां पे जैन प्रथा के द्वारा जो है एक जैन प्रथा होती है, एक जैन रिचुअल होता है, जिसमें अब खाना पीना छोड़ देते हैं और अपनी स्टार्वेशन की वजह से डेथ हो जाती है। एक तरह से वो देह त्याग देते हैं, अपनी बॉडी को जो है वो जो है खुद जो है वो उसको त्याग देते हैं। तो वहां पर उसी प्रथा के तहत चंद्रगुप्त मौर्य भी, उनकी मृत्यु हुई 298 बीसी में मैसूर के स्वर्ण बेलागोला में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट करके रखें, बहुत काम आने वाले हैं आपके। ठीक है ना। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड जो था, ये रिमार्केबल सोशल डेवलपमेंट का पीरियड कहा जाता है। क्योंकि इस पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें कि एक प्रोजेक्ट था कि जो स्लेव्स थे, उन स्लेव्स को एम्प्लॉयमेंट दिया और उनको एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क में लगाया। ये पहली बार ऐसा हुआ था, किसी जो है भारतीय राजा ने इस तरह से किया था। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि ये क्वेश्चन आता है कि कब शुरू हुआ, जो स्लेव्स ने, किस राजा ने स्लेव्स को एम्प्लॉयमेंट देके एग्रीकल्चर फील्ड में लगाया, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इसी पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सुदर्शन लेक, जो जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिरनार हिल्स में सुदर्शन लेक जो है, सुदर्शन झील जो है, उसका निर्माण इन्होंने कराया। ठीक है, उसके अलावा हम सुदर्शन झील की बात हम करें, क्योंकि ये पूछी जाती है चीज। सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन लेक सौराष्ट्र गुजरात में जो है ये स्थित है, और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया, बिल्डअप कराया, और अशोका जो थे, उन्होंने जो है इसको रीबिल्ड कराया, इसका जो है उन्होंने मरम्मत कराई। उसके अलावा इसकी और भी बहुत सारे जो आने वाले जो रूलर्स थे, उन्होंने इस पे काफ़ी जो है इसका रीबिल्ड कराया, इसकी मरम्मत कराई। उनमें से एक शाक रूलर थे रुद्रदमन, इन्होंने भी कराया। ठीक है, उसके अलावा स्कंदगुप्त थे, गुप्त पीरियड के। ठीक है ना, तो इन्होंने इस पे जो है एक डैम भी बनाया, स्कंदगुप्त ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट करें, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में, तो क्योंकि जो अलेक्जेंडर था, उसकी पूरी जो सेलेकस निकेटर के लीडरशिप में जो आर्मी इनके साथ कांटेक्ट हुए, उनके साथ फिर रिलेशन भी रहे, तो उसमें क्या था, एक अलेक्जेंडर का एक जो है लेखक था उनके कोर्ट में, वो मेगिस्थनीज नाम था। मेगिस्थनीज भी सेलेकस निकेटर के साथ में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में रहे हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी, इंडिका जो है वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बताती है चंद्रगुप्त के पीरियड का, चंद्रगुप्त की कोर्ट का। ठीक है ना, किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, तो उसमें ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ये मेगास्थनीज इंडिका जो है वो लिखी गई। उसके बाद में
इनके ही कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जो है एक और बहुत अच्छे राइटर थे, ड्रामेटिस्ट थे, जिनका नाम था विशाखा दत्त। विशाखा दत्त जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रहे हैं। उनके बहुत दो इम्पोर्टेंट ड्रामा जो हैं, एक ड्रामा था मुद्रा राक्षस, ठीक है, और दूसरा था जो है वो देवी चंद्रगुप्तम। तो मुद्रा राक्षस जो था उसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है चंद्रगुप्त जो है वो गद्दी पर बैठे, उनको जो थ्रोन जो है वो उनको मिला मगध का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बुक हैं, इनके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है। मुद्रा राक्षस बेसिकली संस्कृत में लिखी गई है और ये विशाखा दत्त ने लिखी है। और इसके अलावा जो हमें जिक्र मिलता है वो ये मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में जो पीजेंट्स से जो टैक्स लिया जाता था उनकी फसल पे, वो टैक्स होता था 1/4 से 1/6। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है टैक्सेशन के लिए, टैक्सेशन वाला पॉइंट जो है, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कितना होता था, तो हम ऑप्शन दे देंगे 1/3 to 1/5, 1/4 to 1/6, 1/5 to 1/7। तो इस टाइप से क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे, और पक्का गलत करके आने के चांसेस बहुत हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत है, इसलिए इसको प्लीज याद करके रखें, नोट करके, ठीक है ना। मुद्रा राक्षस को बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग का एग्जाम्पल मानते हैं, इसको पूरी तरह से सत्य नहीं मानते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको गलत भी नहीं मानते हैं, ठीक है ना। पूरी तरह से एंटायरली फिक्शनल इसको नहीं माना जाता है ना। और इसमें पॉलिटिकल सक्सेस बताई गई है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की। और हिंदी ट्रांसलेशन जो है इसकी की है मुद्रा राक्षस की, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुद्रा राक्षस जो कि विशाखा दत्त ने लिखी थी उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट नोट करके रखें। उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो विशाखा दत्त थे उनके दूसरी देवी चंद्रगुप्तम जो है वो दूसरा एक प्ले था उनका, एक ड्रामा था जिसमें उन्होंने, जिसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है, पॉलिटिकल ड्रामा था। और इसको जो है ये बाद में बहुत मतलब इसकी ये बहुत ही लॉस्ट एक वर्क है, लेकिन इसको धीरे धीरे बाद की जो जनरेशन्स आई हैं उन्होंने दोबारा से इसको कोटेशन के रूप में इसको आगे हमें मिलता रहा ये, ठीक है ना। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनके बेटे थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का हम जैसे पता है कि इनकी डेथ हो गई थी, चले गए थे छोड़कर अपने पूरा राज्य को, स्वर्ण बेलागोला चले गए थे, वहां जाके इनकी 298 BC में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके बाद जो रूलर आया वो इनका बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार का जो रूल था वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि एक बीच की कड़ी थी अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच की कड़ी, और दूसरा ये कि ये जो है इनका जो रूल था वो ग्रीक प्रिंसेस के साथ जो लिंक्स थे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है ना। इनको बिंदुसार को बोला गया एमिट्रोशेट्स, ग्रीक स्कॉलर्स ने इनको एमिट्रोशेट्स बोला, और जैन लिटरेचर में इनको सिंघसेन बोला गया। तो ये दोनों नाम जो है वो आप नोट करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिट्रोसेट्स एंड सिंघसेन दोनों बिंदुसार के नाम है। एमिट्रोसेट जो है वो ग्रीक स्कॉलर्स ने बोला है, और सिंघसेन जो है वो जैन लिटरेचर में इनको रेफर किया गया है, ठीक है। और एक ग्रीक राइटर थे एथेनियस, उन्होंने ये कहा है कि जो बिंदुसार थे उन्होंने सीरियन जो राजा था एक एंटीयोकास, उससे इन्होंने डिमांड की थी 3 चीजें। एक तो स्वीट वाइन डिमांड की थी, ड्राई फिग्स जो सूखे अंजीर होते हैं वो डिमांड की थी, और एक फिलोसोफर मांगा था। तो जो एंटीयोकास था उसने ये उसको जवाब दिया कि फिलोसोफर जो है हम उसमें ट्रेड नहीं करते हैं, और बाकी दोनों चीजें स्वीट वाइन और ड्राई फिग उन्होंने इनको दी। उसके बाद में ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इनका ये है कि ये आजीविका सेक्ट के फॉलोअर थे। आजीविका सेक्ट बेसिकली जो एक नास्तिक टाइप का एक जो है वो पंथ था, तो उसके फॉलोअर थे। और इनके टाइम पे एक सिल्वर कॉइन जो है वो चला था जिसको कर्षपाना बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्षपाना सिल्वर कॉइन था जो इनके बिंदुसार के टाइम पे
ये चला था। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गलत करके आएंगे लोग, पर इसको प्लीज नोट कर लें। आजीविका सेक्ट और कर्षपाना। आजीविका जैसे मैंने पहले बताया एक हेटेरोडॉक्स स्कूल है इंडियन फिलोसफी का, एक नास्तिक जो है वो दर्शन है, और इनके टाइम पे जो है एक रिवोल्ट हुआ था तक्षशिला में। तक्षशिला में बिंदुसार के टाइम पे जो रिवोल्ट हुआ उसकी जानकारी जो है दिव्यवादन से हमें मिलती है, ठीक है। और ये भी पता लगता है कि उस रिवोल्ट को एड्रेस करने के लिए, चेक करने के लिए इन्होंने अपने 2 बेटों को भेजा था, जिनमें एक अशोक भी थे, ठीक है। अब बिंदुसार के बाद में, क्योंकि बिंदुसार का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे जो इतिहास के सबसे महान जो राजा रहे हैं वो द ग्रेट अशोका, उनका रूल स्टार्ट होता है 273 बीसी से 232 बीसी तक, ठीक है। तो अशोका जो है ही वॉज अ ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर ऑल्सो, ठीक है। तो एज पर जैन अनुश्रुति इन्होंने जो रूल किया है ये बिंदुसार नहीं चाहता था कि ये रूल करे, ये बिंदुसार अपने किसी दूसरे बेटे को राज्य देना चाहते थे। बहुत रिवोल्ट हुआ, बिंदुसार के 99+1 यानी कि 100 सन थे, और अशोक को अपनी राजगद्दी के लिए अपने 99 जो भाई हैं उनको मारना पड़ा। उसके बाद ये इन्होंने बहुत खून खराबा किया अपने राजगद्दी पे कब्जा करने के लिए, ठीक है। एक तरह से इन्होंने राज्य छीना था, ठीक है। और इसकी हमें जो इन्होंने अपने 99 जो ब्रदर्स हैं उनकी जो हत्या की थी, उनको किल किया था, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सिनिलिया अनुश्रुति से, ठीक है। और इनके जो अशोक का जो रूल है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए है। सबसे ज़्यादा मौर्यन एम्पायर के बारे में अगर हमें डिटेल में पता लगता है तो वो अशोक के रूल में जो इंस्क्रिप्शंस जो इन्होंने बनाए हैं, इंस्क्रिप्शन किया है डिटेल में, और वो ये कहा जाता है इन्होंने 80,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो उन सब इन चीज़ों से इन्होंने वहाँ पे कुछ लिखवाया, कोई इंस्क्राइब करवाया, उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मौर्यन जो उस समय सिस्टम था उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए अशोक जो है हिस्टोरिकल जो एविडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं, ठीक है। इनकी जो इंस्क्रिप्शंस है वो ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, एक रॉक एडिक्ट्स और दूसरे पिलर एडिक्ट्स, ठीक है। फर्दर जो हम डिवाइड करते हैं रॉक एडिक्ट्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स एंड मेजर रॉक एडिक्ट्स। इस तरह से पिलर में भी हम माइनर पिलर एंड मेजर पिलर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एडिक्ट्स हैं अशोका के, वो देखिए पूरा जो कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं ये, ठीक है ना। माइनर रॉक एडिक्ट्स देखिए ये हैं, ये सब जो वाइट जो स्क्वायर है, वाइट स्क्वायर, वो वाइट रेक्टेंगल जिसको हम देख रहे हैं, तो ये वाइट जो रेक्टेंगल है ये माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, और जो ब्लैक रेक्टेंगल है ये मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, और जो ब्लैक ट्राइंगल देख रहे हैं हम ये पिलर एडिक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में डैश 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 जो भी हमारे ग्रीन कलर से जो डैशेस बनी हुई हैं, ये उस समय की इनकी जो टेरिटोरियल जो लिमिट्स थी, जो टेरिटोरियल जो एक्सपेंशन था वो ये था। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये ईरान से लेके पूरा इन्होंने जो है ईस्टर्न पार्ट में पूरा आसाम तक पहुंच गए, और इधर साउथ में ये जो है पूरा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश तक ये जा चुके थे, पूरा गुजरात इनके कंट्रोल में था। तो ये बहुत बड़ा एरिया था भारत का जो इनके कंट्रोल में था। ये देखिए ये पूरा, अगर मौर्य डायनेस्टी की हम बात करें 265 बीसी की, जो कि अशोक का रूल था, उस समय ये इनका एक्सपेंशन था। तो कुछ पार्ट असम के, कुछ जो है बांग्लादेश तक, पूरा बंगाल कब्जे में आ गया था, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हो गया था। और उसके बाद में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हमें मिलती है जो इन्फॉर्मेशन, जो अशोक जो हैं, जो राजा अशोक थे, सम्राट अशोक, उनका जो नाम अशोक है वो हमें केवल माइनर रॉक एडिक्ट्स में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट डाउन करके चलें। तो
जो रॉक एडिक्ट्स हैं उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रॉक एडिक्ट है वो मस्की रॉक एडिक्ट है। मस्की हम दिखाते हैं आपको। मस्की बेसिकली ये देखिए, ये मस्की है, ये देखिए ये मस्की है, ये बेसिकली कर्नाटका में है। ठीक है, तो कर्नाटका में स्थित है मस्की। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इनका नाम लिखा है बुद्ध, शाक्य एंड अशोक। उसके अलावा जो सारनाथ है, सारनाथ में जो इनका जो इंस्क्रिप्शन है उसमें इनको रेफर किया गया है धर्म अशोक के नाम से। सारनाथ देखिए ये रहा, ये सारनाथ है। ठीक है, अब उसके अलावा अशोक जो है राजा बनने से पहले जो है उज्जैन के गवर्नर थे। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा बनने से पहले अशोक कहाँ के गवर्नर थे, तो उज्जैन के गवर्नर थे। ठीक है, उज्जैन में ही इनकी जो है, इनको कहानी भी है एक पूरी की विदिशा में, उज्जैन के पास ही विदिशा जगह है, विदिशा में इनको एक जो विदिशा के एक जिन 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 लड़की से इनको प्रेम हुआ था उनसे इन्होंने शादी भी करी, और वो बौद्ध थी जिनके प्रभाव में आने के बाद में ये भी बौद्ध बन गए। और वहाँ पर जो सांची का स्तूप जो उन्होंने बनवाया था वो उन्हीं के, विदिशा देवी नाम था उनका, उन्हीं के नाम के, उन्हीं के प्रभाव में आकर इन्होंने सांची का स्तूप बनवाया था। ठीक है ना। अब कश्मीर में जो श्रीनगर है, कश्मीर का जो श्रीनगर है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो है वो डेवलप ही अशोक ने करवाया था। तो अशोक ने जो डेवलप करवाया था इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो मध्यकाल के एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हिस्टोरियंस थे, कलहन, उनकी किताब है राजतरंगिणी। हम पहले भी जो हमने रिसोर्सेज के बारे में जब पढ़ा था तो हमने बताया था कलहन की जो राजतरंगिणी है उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि अशोका ने श्रीनगर को जो है वो बसाया था। तो जो इंस्क्रिप्शंस जो हैं अशोका के, उसमें क्या किया गया, उसमें बेसिकली अशोका की लाइफ के जो इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, इनके क्या है 13 इंस्क्रिप्शन में से जो कुछ इंस्क्रिप्शन है, जैसे 13th इंस्क्रिप्शन है उसमें कलिंग वार, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट इवेंट रहा इनकी लाइफ का, जिसके बाद में ये बिल्कुल चेंज हो गए। कलिंग वार जो है उसका जिक्र हमें 13th इंस्क्रिप्शन में मिलता है, और 12th इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि किस तरह से इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया था। और इनकी जो धम्म विनिंग्स है, धम्म विनिंग मतलब इन्होंने धम्म सिखाया कहाँ जाके लोगों को प्रचार जो किया धम्म का, वो 11th इंस्क्रिप्शन में वो मिलता है। उसके बाद में कलिंग वार को डिवाइड किया इन्होंने, जब ये जीत गए कलिंग को, तो कलिंग को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्थ कलिंग और साउथ कलिंग। नॉर्थ कलिंग जो था उसकी कैपिटल थी तोसली, और साउथ कलिंग की कैपिटल थी जौगढ़। ठीक है, इसके अलावा जो अशोक के जो दूसरे नाम हमें मिले हैं वो मिले हैं देवनापिया। बेसिकली इसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, एंड पिया द सी, इसका मतलब होता है प्लीजिंग अपीयरेंस। ठीक है ना। तो इसके अलावा इन्होंने जो है धम्म को प्रोपगेट करने के लिए बहुत सारे सोशल ग्रुप्स इन्होंने तैयार किए, इसमें विमेन भी शामिल थी, और इन्होंने धम्म महामंत्रास जो है वो अपॉइंट किए। उसके अलावा इनके जो बुद्धिस्ट जो टीचर्स थे, वो 2 टीचर इनके बड़े इंपॉर्टेंट थे, निगरोध एंड मोगलीपुत्र टिस्सा। तो ये 2 इनके टीचर थे। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लीज इनको नोट डाउन करके चलें। और उसके अलावा इन्होंने लुम्बिनी को जो है वो टैक्स फ्री कर दिया था। ठीक है, लुम्बिनी को इन्होंने टैक्स फ्री किया, और इन्होंने जो है जो राजस्थान में एक जगह है विराटनगर, उसमें वहाँ पर एक भबरू जाम की जगह है, सारनाथ, सांची और कौशाम्बी, इन जगह पर इन्होंने माइनर एडिक्ट्स जो हैं वो, रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो इन्होंने
इंस्क्राइब कराए हैं, वहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल किए, जिसमें कि इनको बुद्धिस्ट अशोका की जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कहाँ कहाँ से? भबरू राजस्थान में, विराटनगर है वहाँ पर, सारनाथ में, सांची में और कौशाम्बी में। ठीक है, ये 4 जगह पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पर हमें अशोका के बोध होने की इंफॉर्मेशन मिलती है। इनके पीरियड में जो गया में 12 हिल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो रॉक कट केव्स हैं 12 हिल्स की, तो उसके बारे में वो ये सब जो है अशोका के पीरियड में ही बिल्टअप की गई हैं। और ये बेसिकली ये 4 जो केव्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये आजीविका सेक्ट के लोगों के लिए रहने के लिए, बौद्ध धर्म के लोगों के रहने के लिए इन्होंने ये केव बनाई थी एज अ विहार। तो ठीक है, तो इसमें जो है इन्होंने इनके जो 4 केव्स हैं उनके नाम है कर्ण, चौपर, सुदामा एंड विश्व झोपड़ी। ये 4 केव्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको प्लीज नोट डाउन करके चलें। जब हम आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से मौर्यन आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे 12 हिल्स में और क्या क्या खासियत इनकी है। प्लीज इनको नोट डाउन करके चलें, ठीक है ना। तो इनके मौर्य पीरियड की अगर हम बात करें तो 3 जो मेजर जो राइटिंग्स हैं इस पीरियड में, तो वो हैं भद्रबाहु ने लिखी काल्पसूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य ने लिखी अर्थशास्त्र। और जैन टेक्स्ट में हमें 3 टेक्स्ट मिलते हैं, भगवती सूत्र, अचरंगा सूत्र एंड 10 वकालिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है जैन टेक्स्ट हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट जो है टेक्स्ट हैं मौर्यन पीरियड के। और बाकी हमने बताया विशाखा दत्त ने ड्रामा लिखे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा धम्म की जो हम बेसिक फीचर्स हम बताएं, मेन फीचर्स अगर हम बात करें तो रिप्लेसमेंट ऑफ भैरी घोष बाय धम्म घोष। भैरी घोष मतलब साउंड ऑफ वॉर ड्रम्स, और धम्म घोष मतलब साउंड ऑफ पीस। मतलब क्या हुआ कि जो वॉर थी, वॉर को इन्होंने पीस में बदल दिया, मतलब अब सब कुछ शांति में बदल दिया। वो हुआ कलिंग वार के बाद में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है धम्म का। और दूसरा धम्म यात्रा। ठीक है, रूरल लोगों के जो ग्रामीण लोग होते हैं, रूरल पीपल जो होते हैं, उनके साथ जो रेगुलर कांटेक्ट करने के लिए जो यात्रा की जाती थी, उसको धम्म यात्रा अशोका के पीरियड में बताया गया है उसको। उसके अलावा धम्म जो अशोका ने जो धम्म जो बताया है, उसकी जो डेफिनेशन दी गई है, उसका जिक्र हमें मिलता है राहुलोवाद सूत्र से। ठीक है, और नेपाल में अशोका के 2 इंस्क्रिप्शन हैं जो मिलते हैं, रोमिनदेई और निगलेवा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। यहाँ तक हमने अशोका के बारे में इतना कुछ पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, बिंदुसार के बारे में पढ़ा। तो ये एक बहुत ही अच्छा पीरियड चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पीरियड है। इसको प्लीज़ आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हम शुरू करेंगे किस तरह से मौर्य एम्पायर जो है उसका डाउनफॉल हुआ, अशोका के बाद में कैसे डाउनफॉल होता चला गया, उसके रीजंस क्या थे। ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी जो थी उसका क्या रोल था, इकोनॉमी पॉलिसी क्या थी, उसका रोल क्या था। इन्होंने जो इंटरनेशनल जो इनके जो कॉन्टेक्स्ट थे अशोका के, वो क्या क्या थे, कहाँ कहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हुए हैं। और उसके बाद में किस तरह से शुंग डायनेस्टी जो थी मौर्य के बाद में, उसका जो है वो इस्टेब्लिश की गई, और उससे आगे की हम बात करेंगे। तो प्लीज़ इनको नोट डाउन करते चलें, और आज के लिए इतना ही बहुत है। हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, जल्दी हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर देंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्पिंग ब्रिज को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अलविदा, यहाँ पे शब्बा खैर, गुड बाय। हम मिलेंगे बाद में, हम नेक्स्ट लेक्चर हम अपलोड करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, और इसके लिए इसके बीच में मैं कोशिश करूँगा कि एक आर्ट एंड कल्चर का एक लेक्चर भी अपलोड कर दूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।